नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जेपीएससी को लेकर हुए बवाल और उस पर हो रहे राजनीति की। जेपीएससी पीटी रद्द करने और चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में मंगलवार को अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद हुए हंगामे के मामले को लेकर रांची के लालपुर थाने में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल सहित 13 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में इन सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों पर बल प्रयोग और धक्का मुक्की करने और घायल करने के साथ ही विधि व्यवस्था के काम को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल जेपीएससी मामले को लेकर मंगलवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मार्च निकाला गया था, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो अभ्यर्थी पुलिस से ही भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और अब देखिए, इस मामले में बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल के साथ साथ कई नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ लालपुर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। तो देखिए, हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त इसे लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था और कैसे पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। जेपीएससी के चेयरमैन को हटाने की मांग कर रहे थे, जो गड़बड़ी रिजल्ट को लेकर हो रहा था उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और इस दौरान इनके समर्थन में बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल भी आए थे। और अब देखिए, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 300 अज्ञात लोगों के साथ 13 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इन लोगों में बीजेपी का विधायक भानु प्रताप शाही का नाम शामिल है। नवीन जायसवाल का भी नाम इन लोगों में शामिल किया गया है। इन लोगों पर मामला दर्ज किया गया और कहा गया कि ये लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। इसके बाद लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए कैसे पुलिस इन पर लाठियां बरसा रही है, दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो ये दर्शाता है सरकार की नीयत पर वो नौजवानों की, छात्र छात्राओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग उनके इस कानूनी रवैया से और डरा के और धमका के स्टूडेंट की बात हम लोग नहीं करें, ये संभव नहीं है। जेल जाना होगा तो जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी दफ्तर का घेराव कर रहे परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद अब राजनीति गर्म है। बीजेपी जहां पूरे मामले पर हमलावर है तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आज भी झारखंड में बाहरी लोग राज कर रहे हैं और साथ ही आंदोलन में बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हुई और साथ ही आंदोलनकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर आंदोलनकारी बदमाशी करेंगे तो उन्हें डंडा जरूर खाने को मिलेगा, लेकिन उन पर गोली नहीं चलाई जाएगी। लोग राज कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही बताइए, बाहरी आदमी है। जेपीएससी, हमारे छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, त्रुटि हुई है, तो इरफान अंसारी इज देयर, और डायनेमिक मुख्यमंत्री इज देयर। अब हम लोग उसे प्रस्ताव दिए, वार्ता कीजिए। आपको कहाँ लगता है गलत है, बताइए। अब वहाँ पे ले जाके भाजपा के वालों को ले जाके वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जय श्री राम, भाजपा पार्टी जिंदाबाद। युवाओं के सामने भी ये सब कीजिएगा आप लोग, कौन मदद करेगा आपको, बताइए। हाँ, बनवासी कीजिएगा, पुलिस पे पथराव कीजिए, डंडा मारेंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। गोली चलाने का काम भाजपा का है, हमारा काम शांतिपूर्वक। हमसे वार्ता कीजिए। आपने सरकार बनाया है, सरकार के साथ हम लोग हैं। आपको गोली नहीं चलाएंगे, हाँ डंडा दिखाएंगे, हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन आपकी मांग भी मानेंगे। और इधर रांची के चान्हो में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण स्थल पर उत्पात के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। इस मामले में प्रशासन पर नाकामी के भी आरोप लग रहे हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने पूरे मामले में प्रशासन के मूक दर्शक बने रहने पर सवाल उठाए, तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और सीएम से पूरे मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने मामले में जल्दी समाधान का भरोसा दिया है। लेकिन इस तरह से वहाँ जो तांडव मचा हुआ है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है, तो ये प्रशासन इस पर पूरा एक तरफ से प्रशासन का ही इस पर ये उसका एक तरफ से कहा जाए
कि प्रशासन इसमें जिम्मेवार है। अभी भी आप बात कीजिए वहाँ पर लोगों के साथ में जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बैठाइए, वहाँ के लोगों को बैठाइए और ग्राम सभा करके जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे तरीके से पुलिस की मौजूदगी में वो जो निर्माणाधीन बाउंड्री था उसको तोड़ दिया, ये भी निंदनीय है, ये गैर उचित है। कानून को अपने हाथों में लेने का किसी को हाथ नहीं है। तो सरकार बहरहाल हेमंत सोरेन जी की है, उनको उस स्थल को चयन करने से पहले लोगों की क्या आपत्तियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए था। और एक बार जब स्थल का चयन हो गया तो उसके बाद इस तरीके से लोग अपने हाथ में लेकर विध्वंस करें, ये भी उचित नहीं है और ये प्रशासन का फेलियर है। जो विरोध हो रहा है गांव वालों का, उनके विरोध को भी समझना होगा। विरोध के कारण जो हैं, मुझे लगता है कि जो भी वहाँ के लोग हैं ग्रामीण, वो उनकी भावनाओं से अवगत होकर और उनकी भावनाओं के अनुरूप ही कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं, जो भी मसला हो उनसे बात करके इसका समाधान सरकार करेगी निश्चित तौर। और अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं और यह बड़ी खबर जो है इस वक्त धनबाद से आ रही है। जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस खान ने ली थी नन्हे खान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए प्रिंस खान का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। लाला खान की हत्या का बदला लेने का प्रिंस खान ने दावा किया। धनबाद में बड़े और छोटे सरकार के राज का दावा किया है प्रिंस खान ने। अब पुलिस प्रशासन को गैंगवॉर की चुनौती भी दी गई है। तो देखिए ये खबर, जहां पहले जमीन कारोबारी की हत्या हुई थी धनबाद में, नन्हे खान जमीन कारोबारी का नाम, लेकिन इस हत्याकांड के पीछे अब खुलासा भी हो गया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रिंस खान ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए प्रिंस खान ने एक वीडियो भी वायरल किया है। लाला खान की हत्या का बदला लेने का इस वीडियो में दावा किया गया है। धनबाद में बड़े और छोटे सरकार के राज का दावा किया और वहीं पुलिस प्रशासन को गैंगवॉर की भी चुनौती दी है। में आएगा उसका हाल बहुत बुरा कर देंगे। अब धनबाद में कोई गैंग नहीं चलेगा, ना अमन सिंह गैंग, ना फहीम खान गैंग। अब सिर्फ छोटे सरकार और बड़े सरकार का हुकूमत चलेगा। गोपी खान और प्रिंस खान, बुरे लोगों को सजा देना ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले से मुलाकात कराना छोटे सरकार का काम है। तो देखिए यही वो वीडियो है जो वायरल हुआ है और नन्हे खान हैं जिन्होंने हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया और हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या बताना चाह रहे हैं नन्हे खान और कहां से वीडियो आया, क्या जानकारी मिल पाई है? आपको बता दें कि हत्या नन्हे खान की हुई और जो वीडियो जारी किया है ये प्रिंस खान है और प्रिंस खान ही नन्हे खान की हत्या की जिम्मेवारी ली है। अब नन्हे खान की हत्या के बाद प्रिंस खान ने जो वीडियो जारी किया, इससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए खुली चुनौती माना जा सकता है, क्योंकि वो बार बार यह कह रहा है कि गैंगवार अब वासेपुर में फिर से वो शुरू करेंगे। और अब जो फहीम खान जो कि डॉन के रूप में जाने जाते हैं वासेपुर के, उसके जो सल्तनत है उसको वो खत्म करेंगे। और जो अमन सिंह पूरे जिला प्रशासन धनबाद के लिए एक सरदर्द बना था, उसको भी अब जो यहाँ पर वो अपने गैंग गुर्गों के द्वारा ये धमकी भरा जो फिरौती मांगते थे, उसको भी वो खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक डॉन के खत्म होने के दूसरे को बंदिश लगाएंगे, लेकिन तीसरा जो अब ये प्रिंस खान और गोपी खान उभर का सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को प्रिंस खान दे रहा है और हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहा है और बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल भी किया जा रहा है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय। टाटा मुख्यालय को शिफ्ट करने का मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। जेएमएम बात करने के बजाय अड़ियल रुख अपनाए हुए है, तो सहयोगी कांग्रेस जेएमएम का बचाव कर रहा है, जबकि विपक्ष प्रदेश के ऐसे हालात पर सवाल उठा रहा है। टाटा ने मुख्यालय शिफ्ट करने की घोषणा क्या की? झारखंड में सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ता की बागडोर संभाल रही जेएमएम टाटा को रोकने के लिए अपने ही सरकार में आंदोलन पर उतर आई। अलग अलग तर्क देने के बाद अब जेएमएम कह रहा है कि बिना राज्य सरकार की मंजूरी के टाटा का मुख्यालय शिफ्ट नहीं हो सकता, जबकि सहयोगी कांग्रेस साथ देते हुए ये समझाने में जुटी है कि टाटा किस तरह झारखंड की खनिज संपदा का इस्तेमाल कर रहा और टाटा में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बनती है। टाटा कंपनी का रवैया हम लोगों को भी पहले बहुत ही सकारात्मक लगता था, लेकिन इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण हों, जो जनप्रतिनिधि हों, जो वहाँ के नागरिक हों, कहीं ना कहीं उद्वेलित महसूस कर रहे हैं और उसी का परिणाम है जो आंदोलन हो रहा है। तो उसको टाटा कंपनी से हम लोग मांग करेंगे, गुजारिश करेंगे, इस आंदोलन को
बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यालय को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ के खान खनिज पर आधारित उद्योग लगाए हैं, आप यहाँ की श्रम शक्ति से अपना उत्पादन करते हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी है, तो फिर यहाँ से मुख्यालय आप क्यों ले जाएंगे दूसरे राज्य में? उसके साथ साथ टाटा ने जो पुणे में अपनी कंपनी को शिफ्ट करने जा रही है, तो देखिए आज की इस परिस्थिति में क्या है, झारखंड में सारे संसाधन हमारे पास हैं, कोयला हमारे पास है, बॉक्साइड हमारे पास है, मिनरल आयरन और हमारे पास है। यहाँ के लोगों को यहाँ की कंपनियां एक कंपनी के नाम पे आयरन और बॉक्साइट और कोयला का माइंस तो ले लेती है, लेकिन उसका पैसा जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र और बंगाल में खर्च करती है। तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ के युवाओं में यह आक्रोश है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, तो वहीं अपने राज्य की सबसे बड़ी पहचान टाटा कंपनी के दफ्तर को अड़ियल रवैये से रोकना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी अब सरकार पर सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह है जो कंपनियां झारखंड छोड़ भाग रही हैं। विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से फ्लॉप है, तो मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं सुधारकर, उद्योगपतियों और व्यवसायियों के कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाकर, सिर्फ इस तरह का आंदोलन कराकर एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहां से छोड़कर जा रहे हैं। वो एक तरफ निवेशकों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ पहले से निवेशक जो है वो जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश में निवेश लाए और जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके अनुकूल हालात भी रखे। लेकिन झारखंड में टाटा को रोकने के लिए जो रवैया जेएमएम ने अपना रखा है, वो झारखंड में निवेश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। कोडरमा के निबंधन कार्यालय का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहाँ एक मृत व्यक्ति ने अपने मृत्यु के 1 साल बाद अपनी जमीन दूसरे के नाम निबंधन कर दिया और निबंधन कार्यालय ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। दरअसल कोडरमा के लखीबागी क्षेत्र निवासी वैद्यनाथ सिंह की मृत्यु 2017 में ही हो गई, लेकिन निबंधन कार्यालय की मुहर लगी कागज के अनुसार 2018 में इसी मृत व्यक्ति ने किसी दूसरे को 2 डिसमिल जमीन लेकिन निबंधन कार्यालय की मुहर लगा दी। इस कागज के अनुसार 2018 में इस व्यक्ति ने दूसरे को 2 डिसमिल जमीन दे दी थी और बाकायदा इसके लिए जो है आधार वेरिफिकेशन भी हुआ था। हैरानी हो रही है कि 2017 में जिसकी मौत हो गई है उस शख्स ने 2018 में कैसे निबंधन करा दिया इसका। इसके बाद अब सवालों के घेरे में खुद निबंधन कार्यालय आ गया है और इसके संज्ञान में आने के बाद देखिए कार्यालय में न्यूज़ 18 ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन का निबंधन कराया था, बाकायदा उस व्यक्ति का UID यानी आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किसी ने करा दिया। यानी मरे हुए व्यक्ति जो है वो निबंधन कार्यालय में आते हैं। अब ये जांच का विषय है कि व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र 2017 में निर्गत है तो 2018 में जमीन का निबंधन यानी रजिस्ट्री कैसे हो गई। निकलवाया जब आपके संज्ञान में मामला जब उठने लगा तब निकलवाया अगला पार्टी नहीं, ये जो है हम पेपर निकलवाया तो ये इसकी बायोमेट्रिक इसका प्रूफ करता है कि व्यक्ति आया है। बायोमेट्रिक इसका निकला है ना, आधार कार्ड वेरीफाई होता है अंगूठा से, तो जीवित आदमी का नहीं होता है जी। मैंने आपके कहने मतलब कि आदमी जीवित है तो बिना जीवित के कैसे होगा? बायोमेट्रिक लेगा ही नहीं किसी आधार पर। हुआ है कि 1 कट्ठा जमीन है, मेरा ससुर है 2017 में मरा है और 2018 के रजिस्ट्री दिखा रहे, कैसे वो लिखाई है, कैसे होगा? तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है? हाँ जी मेरे पास है। मृत्यु प्रमाण में कब? मृत्यु प्रमाण हुआ है कि 2017 में डेट किए हैं, 2018 को क्या वाला दिखा रही है। और देखिए इस पूरे मामले में कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं और ये सवाल न्यूज़ 18 भी उठा रहा है जो बेहद गंभीर है। सवाल ये कि रजिस्ट्री के लिए ऑफिस कैसे पहुंच सकता है कोई मृतक। बेहद हैरानी हो रही इस खबर को देखकर। 2017 में अगर मौत हुई है तो 2018 में उस जमीन की रजिस्ट्री आखिर कैसे हो सकती है। और सवाल यह भी कि रजिस्ट्री ऑफिस ने कैसे आधार का वेरिफिकेशन कर लिया। सवाल यह भी कि मृत व्यक्ति के नाम पर आखिर जमीन बेची तो बेची किसने। सवाल और भी हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर कब लगाम लगेगी, कब रोक लगेगी और क्या ऑफिस कर्मी भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। ये तमाम सवाल हैं जो बेहद गंभीर है और इनका जवाब भी बेहद जरूरी है। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं।
रितेश, कैसे संभव हो सकता है कि 2017 में जो शख्स मरता है 2018 में खुद आता है, उसका आधार वेरिफिकेशन होता है, जमीन की रजिस्ट्री करता है? क्या है इसकी पीछे की पूरी कहानी? जी बिल्कुल अनूप, न्यूज 18 को जब इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो उसने अपनी पड़ताल शुरू की। हालांकि निबंधन कार्यालय में कोई पदाधिकारी अभी तक नियुक्त नहीं है, प्रभार पर यह पूरा विभाग चल रहा है और प्रभारी भी कल नदारद थे अपने कार्यालय से। कर्मियों ने हालांकि बताया कि वो अनाधिकृत हैं कैमरे पर कुछ भी बोलने से, लेकिन उन्होंने दबी जुबान में ये बताया है कि 2018 में जो आधार वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है और व्यक्ति जो भी आया था वो बिल्कुल जीवित था, पूरे होशो हवास में था और उसने बाकायदा अपना अंगूठा लगाते हुए ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाया है। इससे वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं उस मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र को। हालांकि ये जांच का विषय है, डीसी के भी संज्ञान में ये पूरा मामला गया है, जिन्होंने बताया है कि पूरे मामले का जांच कराया जाएगा कि आखिर ये मृत्यु प्रमाण पत्र जाली है। रितेश, ये बात तो तय है कि निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस में ऐसे कई मामले सामने आते हैं। सिर्फ कोडरमा की बात ना करें, पूरे झारखंड से जमीन को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या निबंधन कार्यालय में जो वेरिफिकेशन होता है वहां के कर्मी गलत हैं या फिर आधार गलत है या फिर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है यहां? जी बिल्कुल, भू माफियाओं का भी दबदबा है तो कोडरमा में लगातार रहा है। जेएमडीसी एक नामक एक कंपनी है जिसकी एकड़ों जमीन है जो कि आज एग्रीमेंट और रजिस्ट्री के भरोसे से लोगों को बेच दी गई है और कहीं ना कहीं इशारा ये फर्जीवाड़ा के ऊपर भी कर रहा है। हालांकि तो डीसी ने कहा है कि जांच के बाद ही कुछ भी करना संभव होगा। बिल्कुल हैरानी हो रही है कि कैसे निबंधन कार्यालय में इतना बड़ा खेल चल रहा है। 2017 में जिस शख्स की मौत हो गई, 2018 में वही शख्स बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस आके जमीन की रजिस्ट्री करा गया। खैर, अब यह जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश। गिरिडीह में गिरिडीह कॉलेज के आगे खंडोली मोड़ के पास रातों रात कई फुटपाथी दुकानों को जेसीबी के माध्यम से रौंद दिया गया। फुटपाथ दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया और साथ ही पहले किसी भी तरह के नोटिस दिए जाने से भी इनकार किया है। आपको बता दें कि खंडोली मोड़ काफी संवेदनशील जगह है और यहां लूटपाट और डकैती आम बात है। यहां पिछले 2 महीने में 3 बार लूटपाट की घटना हुई। पुलिस ने यहां के दुकानदारों पर ही लूट का शक जताया, जबकि दुकानदारों ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने दुकान तोड़ने के आरोप से इनकार किया और पूरे मामले में जांच का भरोसा भी दिया है। बोले नहीं सर, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं अपना, नहीं तोड़िए। हम बोल रहे हैं जाने के लिए तो चल जाते हैं। कितना देर में जाएगा? बोले आधा घंटा में तुरंत चल जाएंगे। फिर तुरंत हम अपना सामान लेकर के चले गए। फिर अभी जब आए तो देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, सारा ध्वस्त कर दिया। तो प्रशासन के द्वारा पहले कोई नोटिस वोटिस आपको मिला था? नोटिस वोटिस हम लोग को कुछ नहीं बोला गया। तो ये सीधा रात में ही ये हुआ है घटना? हाँ, ये रात में ही हुआ। अब हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ कमाएं? कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग का 12 बजे दुकान लगाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि तुम लोग दुकान लगाता है तो चोरी भी तुम्ही लोग कराता है, लेकिन ये गलत है। पलामू के लोहारसी गांव के एक बड़े अफीम तस्कर को चतरा के प्रतापपुर पुलिस ने पलामू पुलिस के सहयोग से उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। तस्कर सूर्यनाथ वैद्य उर्फ ननकू पंडित तस्करी मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार तस्कर अपने गांव में मुख्य रूप से पूजा पाठ कराने का काम करता था और अफीम की तस्करी भी किया करता था। 2017 में गिरफ्तार तस्कर के स्कॉर्पियो वाहन से 71 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया था, जबकि पुलिस की कार्रवाई को देखकर यह तस्कर वहां से भाग निकला था। 11-21 को गिरफ्तार किया गया है और ये अफीम तस्कर हैं। इन्हें कांड में विगत 4 साल से वांछित थे तथा दिनांक 2/4/17 से इनके स्कॉर्पियो गाड़ी से 71 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया था एवं प्राथमिकी दर्ज की गई। चतरा पुलिस ने साल 2017 में कल्याण विभाग के विकास भवन में हुए अगलगी कांड समेत छात्रवृत्ति और साइकिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। 9 करोड़ 33 लाख रुपए गबन करने के प्रयास के आरोप में एनजीओ प्रयास संस्था के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कांड के मुख्य आरोपी जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि एक अन्य कल्याण पदाधिकारी भोलानाथ लागुरी पर निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई चल रही है। वहीं नाजिर इंद्रदेव प्रसाद सहित दूसरे अभियुक्तों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। साहेबगंज स्थित जिरवावाड़ी ओपी क्षेत्र के साक्षरता चौक पर सदर एसडीओ ने छापेमारी की।
इस दौरान अवैध भंडारण और खरीद बिक्री की नियत से रखे गए लगभग 10,000 घनफीट बालू को जब्त किया गया। साथ ही इसमें शामिल 2 लोग केदार यादव और सिकंदर यादव के खिलाफ जिरवाड़ी ओपी में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। साक्षरता चौक के आसपास कुछ व्यक्तियों के द्वारा बालू की इलीगल स्टॉकिंग की जा रही है और बालू का इलीगल परिवहन किया जा रहा है। तो आज निरीक्षण के क्रम में कुछ प्लॉट्स में जो कि अवैध भंडारण किए कर रहे थे बालू का, उन लोगों को पकड़ा गया है। उसमें कुछ लोगों का नाम सामने आया है। हालांकि रैयतों से पूछताछ की गई जिनके ज़मीन पर स्टॉकिंग की जा रही है, लेकिन रैयतों के द्वारा साफ इनकार किया गया है। इसका मतलब कोई तीसरे व्यक्ति इन अवैध बालू का परिवहन कर रहे हैं। गोवा से मृतक मजदूर राजू गोप का शव रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। मृतक राजू गोप गोवा के आसियम में मजदूरी का काम करता था। 20 दिसंबर को भारी बारिश में कच्चे मकान की दीवार गिरने से राजू गोप की मौत हो गई थी और साथ ही उसके मजदूर साथी का हाथ टूट गया था। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कंपनी ने पैसे के साथ ही दूसरे खर्च का इंतजाम किया है। राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम ने मजदूर के शव को वापस लाने के लिए गोवा प्रशासन से संपर्क स्थापित किया था। रांची में सीसीएल के एनके एरिया में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में डीजीएमएस अधिकारी, सीसीएल प्रबंधन और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के पहले डीजीएमएस अधिकारियों ने एनके एरिया के कोयला खदानों का निरीक्षण किया और सुरक्षा संबंधी मामलों की जानकारी ली। खान सुरक्षा निदेशक ने कई मामलों पर नाराजगी जाहिर की और जरूरी सुझाव भी दिए। और जो झारखंड के इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।